हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मिशन 180 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग टेस्ट दिए भी होंगे और जो लोग नहीं दिए होंगे ये यहाँ पर डिस्कशन में क्वेश्चन पॉज कर करके सॉल्व कर सकते हैं ना। ये मिशन 180 एक ऐसा टेस्ट सीरीज है फिजिक्स के लिए जिसका क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन या तो नीट के एग्जाम में आएगा या उसी का नंबर बदल करके सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक एक पेपर आप दीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट जो हमारे कोचिंग का नहीं होगा वो भी दे सकता है। आकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा और डेट शीट मिलेगा, उस डेट पर आकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2025 के नीट एग्जाम का पेपर रिवील करते हैं और आपका स्वागत है नीट मिशन 180 यूट्यूब चैनल पर। तो ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैग्नीट्यूड आप निकाल करके देख सकते हैं। एक एक चेक करना होगा ना। तो इसका यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 1 + 1 स्क्वायर करें तो ये भी नहीं है। इसका लिखेंगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा रूट में, तो बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है ना। आगे हम चेक नहीं करेंगे, नीट में है तो आगे ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा भी होगा। तो जहां मिले वहीं पर रुक जाएंगे ताकि हमारा टाइम बचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। ठीक है, तो दो वेक्टर है, वेक्टर ए बना लिया, वेक्टर बी बना लिया और एक रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए है। ओके, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है? अल्फा रिजल्टेंट के साथ। वेक्टर बी बना रहा है बीटा। अगर ये सोचिए कि दोनों अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो ए और बी का, तो क्या रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होता? अब ए का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो रिजल्टेंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उधर की तरफ रिजल्टेंट होगा। तो अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ शिफ्ट होगा। जब बराबर था ए वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड बराबर था तो अल्फा बराबर बीटा था। अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ बी से तो रिजल्टेंट ए की तरफ खिसकेगा। तो ए की तरफ खिसकेगा मतलब ए अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अल्फा इज लेस देन बीटा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रिजल्टेंट से उसका एंगल कम। ठीक है, तो ए ज्यादा तो अल्फा कम। ऐसा कुछ देख लेते हैं कहीं। ये तो बोल नहीं सकते कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। करे कि अल्फा बड़ा है बीटा से तो ए छोटा होगा बी से। बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब भी एंगल की बात करेगा तो हम लोग डॉट करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आई ए बी कॉस थीटा। ओके, पहले तो डॉट कर लेते हैं इनका, क्योंकि ये कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी, यही आएगा। डॉट करते हैं ना। जैसे डॉट करें तो आई में आई का करते हैं, जे में जे का करते हैं। आई में आई का करेंगे तो 1, जे में जे करें तो -1, 0 आ गया। अच्छा, 0 आ गया तो तुरंत रुक जाएंगे, बाकी आगे करेंगे नहीं। 0 आया इसका मतलब तय है कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक, तो यानी दो परपेंडिकुलर, ये डॉट आया 0 तो परपेंडिकुलर होंगे। आंसर क्या लगा देंगे? बी। ओके, अ मैन फर्स्ट मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट। चलिए बना लेते हैं ऐसे, ईस्ट 3 मीटर। पढ़ते रहेंगे एग्जाम टाइम में, बनाते रहेंगे। ऐसा नहीं पूरा पढ़ लेंगे तब शुरू करेंगे, पढ़ते रहिए, एक एक लाइन लिखते रहिए कॉपी में। 6 मीटर ड्यू नॉर्थ मतलब ऊपर 6, और ओरिजिन से यहीं से शुरू करिए हमेशा। वेक्टर को हम लोग इधर उधर शिफ्ट करा सकते हैं। एंड फाइनली 7 मीटर ड्यू वेस्ट मतलब 7 मीटर इधर की तरफ। बना लिया। क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, 7 इधर 3 इधर, क्या मिलेगा? 4 आई कैप माइनस के साथ इधर की तरफ प्लस 6 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड पूछा है। अंडर रूट 16 + 36 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 52। सही है, अंडर रूट 52।
इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है कि इनका रेशियो i के कोफिशिएंट का रेशियो, j के कोफिशिएंट का रेशियो और k के कोफिशिएंट का रेशियो का बराबर होगा ना, इनका रेशियो बराबर होगा। तो ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, किसका अननोन है, इसी का अननोन है, कर लेते हैं, बराबर k डिवाइडेड बाई लेमडा, तो लेमडा k नहीं, k क्या था 1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, कट करके 2 आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू 2। ओके, हाँ इस बात का ध्यान रखेंगे, ये देखिए सारा प्लस था, ये सारा माइनस होना चाहिए, तो सारा माइनस है, अगर यहां प्लस होता तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ओके, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड तो कांस्टेंट है, हमसे चेंज पूछा है, तो अगर रिजल्टेंट पूछता है, मतलब सम पूछता है, मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और इसका सम लिखना हो, सम का मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2a cos थीटा बाई 2, अगर सम लिखना हो तो, अब बराबर है ना, a और b बराबर है, और अगर माइनस लिखना है, डिफरेंस लिखना है, तो क्या लिखते हैं 2a sin थीटा बाई 2, मैग्नीट्यूड दोनों को बराबर होता है, तो चेंज यही नहीं पूछा है ना, चेंज इन इट्स वेलोसिटी मतलब डिफरेंस पूछा है, अब डिफरेंस पूछा है, स्पीड तो सेम ही है, तो क्या लिखेंगे 2a की जगह v थीटा साइन 30 डिग्री, तो 1/2 कट करके v आ जाएगा, आंसर इसका v रहेगा ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू वन ऑफ देम, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कह रहे कि मैग्नीट्यूड भी बराबर है वेक्टर्स का और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है, यानी तीनों बराबर हैं, a बराबर b बराबर रिजल्टेंट r का मैग्नीट्यूड, तो ऐसा कब होगा, वेक्टर a वेक्टर b, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आते ही आपको चित्र, वेक्टर में ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाना होता है, वेक्टर a वेक्टर b जोड़ दिया, रिजल्टेंट इन्हीं के बराबर कह रहा है, रिजल्टेंट इसका मतलब ऐसे ही चित्र बनने वाला है, और कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, a प्लस b और रिजल्टेंट, तो किसके किसके बीच का पूछा है, द वेक्टर्स, तो a और b का, तो ये अगर इक्विलेटरल है तो 60 होगा, और 60 होगा तो एंगल तो तब बताएंगे ना जब दोनों का या तो हेड हेड मिला होगा या तो टेल टेल मिला होगा, यहां तो हेड टेल मिला है तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 120, आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसमें एक इक्वेशन बताना है, दिया हुआ है, तो O A C और C बोल रहा है कि मिड है ना, C मिड है, तो ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन नहीं दिया है, तो मैं अपने से कुछ मान लेता हूं, बोलूंगा कि देखिए ये है वेक्टर का डायरेक्शन, तो इसका जो मानूंगा वही नीचे वाले का भी मानूंगा, सही है। अब इसको देखिए किसको किसको जोड़ा गया है, देखिए वेक्टर P है और ये AC मान लिए, दोनों बराबर है, तो इसको भी D मान लेता हूं, इसको भी D मान लेता हूं, दोनों बराबर, तो ये भी D हो गया, ये भी D हो गया, इसका नाम रख लिया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर P प्लस वेक्टर D बराबर वेक्टर R, इसके हेड पर इसका टेल, और देखिए टेल टेल और हेड मिला हुआ तो रिजल्टेंट हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। यहां से D की वैल्यू निकाल लेता हूं, D तो हम लोग माने हैं, तो वेक्टर R माइनस वेक्टर P, अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, एक और चित्र दिया हुआ, तो देखिए इसका हेड और इसका टेल जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब इनका सम है, तो वेक्टर R प्लस वेक्टर D बराबर वेक्टर Q, अब D की वैल्यू यहां रख लेते हैं, R वेक्टर प्लस R वेक्टर माइनस P वेक्टर बराबर Q वेक्टर, R 2R इसको भेज दिया, 2R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, P प्लस Q बराबर 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इधर बना लिया, 8 किलोमीटर ईस्ट से 45 डिग्री बनाते हुए 8 किलोमीटर, एंड देन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री टू द ईस्ट, 135 डिग्री टू द ईस्ट, तो कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है,
135 मतलब 90 ये, और 45 इधर से, यहां से ना, यहां से 45 डिग्री, ठीक है, कितना 6 किलोमीटर। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना दूर है, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये 45, ये 135, मतलब ये 45 तो ये भी 45। अच्छा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ध्यान से देखिए, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो है ही, तो परपेंडिकुलर है, तो 8 6 तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा, ये तो आएगा। अगर 8 है 6 है तो रिजल्टेंट 10 आएगा, 3 4 5 उसी का रेशियो है, तो रिजल्टेंट तो 10 आ गया। मैं देख रहा हूं कि ये कही है, तो मैं आगे चेक भी नहीं करूंगा कि एंगल क्या है, बट चेक करना होगा तो आप कर सकते हैं, है ना। कहां से बोला है, व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मेक्स विद द ईस्ट, ईस्ट से ही पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट 4 6 कुछ ऐसे ही होगा, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला, और इसमें जोड़ लेंगे तब ना होगा, ईस्ट से बोला ना, विद ईस्ट, तो ये वाला tan थीटा लगा लीजिए, ये वाला एंगल tan थीटा, तो अब प्लस ये 45 जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो कभी ऐसा भी आपको करना होगा कि मैग्नीट्यूड आ गया, ये कहीं दिख रहा है, तो बाकी मैं आगे चेक नहीं करूंगा ना, करना होगा तो यहां से अल्फा बोल देते हैं, ये कितना था 8, तो ये कितना होगा 6, tan अल्फा कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 6 होगा ना, 6 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 3/4, 3/4 क्या होता है, tan अल्फा बना लीजिए, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री और प्लस 45, तो ये हम लोग बोलेंगे ना tan इनवर्स, पूरा ईस्ट से बोला है, यहां से एंगल निकालना होगा। नेक्स्ट, इफ a1 and a2 are two नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, ओके, तो इसकी वैल्यू पूछा है, तो पहले इसका हम लोग डॉट कर लेते हैं, तो a1 डॉट 2a1, ओके, कर लिया, इनके बीच का एंगल 0 है, तो a1 डॉट a1 केवल a1 इंटू a1 मिलेगा, यूनिट वेक्टर है तो a1 इंटू a1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी सिंपल मुझे क्या मिलेगा 2। चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो a1 वेक्टर और a2 वेक्टर में कुछ एंगल मान ले, अरे ये दोनों यूनिट वेक्टर है, एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लिया थीटा, तो क्या हो जाएगा, इनका डॉट करेंगे तो a1 माइनस माइनस a1 a2 cos थीटा, ओके, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, तो फिर से ये a1 a2 है तो माइनस आ जाएगा, -2 a1 a2 cos थीटा, और फिर इनका गुणा करेंगे तो -a2 स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 माइनस, ये तो खत्म, केवल cos थीटा, अच्छा ये 3 cos थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस यहां से, अच्छा माइनस माइनस सॉरी प्लस हो चुका है, 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा 3 - 3 cos थीटा। अब cos थीटा अगर आ जाएगा तो काम बन जाएगा, इसी को निकालने के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, यहां से कर लीजिए, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा इक्वल टू √3, देखिए यहां से cos थीटा आ गया, वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर लीजिए, ओके। which one of the following statement is true? A scalar quantity is the one that is conserved in process, नहीं ये तो सही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेकिंग नेगेटिव होता है ना, वर्क डन नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये चेंज करता है ना, स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद डिफरेंट, कहीं से आप देखिए वो नहीं चेंज करने वाला है, तो इसका आंसर तो डी है सही, ओके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि 3 forces acting on a body are shown in the figure to have the resultant in only along the y direction, along the y direction, केवल y डायरेक्शन में चाहिए, तो ठीक है, इस सारे फोर्स का कंपोनेंट x वाले ले लेते हैं और x को टोटल 0 कर लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड आएगा उसी के बराबर मुझे उसके उल्टे डायरेक्शन में लगाना होगा, तभी केवल x में बचे y में बचेगा, तो ठीक है कंपोनेंट करते हैं, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ 1 cos 60, ओके, y वाले से मुझे मतलब नहीं है, ये 30 है तो इधर भी 30 होगा, इधर cos आएगा, इधर sin 2 sin 30, अब और कोई ये बचा है, इधर cos आएगा, इधर क्या आ जाएगा sin
4 साइन 30, ओके। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 4 है, 1/2 तो ये बचेगा 2, ये 1 होगा, ये cos 60 1/2 तो ये हाफ हो जाएगा। तो इधर की तरफ 1/2 प्लस 1 माइनस 2 तो कितना हो गया ये 3/2 माइनस 2 हाफ बचेगा ना, माइनस हाफ, तो मुझे कितना लगाना, प्लस हाफ लगाना पड़ेगा, यानी 0.5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस Q इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो P और Q कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर, और P दिया हुआ तो Q क्या होगा, तो जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जो I कैप केवल दे देगा, मतलब मुझे क्या चाहिए, केवल I कैप चाहिए, तो यानी ये तो रहेगा ही, प्लस J रहेगा, माइनस के जो रहेगा, जोड़ेंगे तभी होगा, प्लस J माइनस के, ऑप्शन बी, ओके। A man walks on a straight road from his home to market, okay? ये घर है और ये मार्केट है, 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड 2.5, ये डिस्टेंस है किलोमीटर, और कितने रफ्तार से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से, और फाइंडिंग द मार्केट क्लोज द इंस्टेंटेनियसली turns and walks back home with speed 7.5 km per hour. The average speed of the man over the interval of 0 to 40 ना, 0 to यानी 40 सेकेंड मिनट में, सॉरी 40 मिनट्स में पूछ रहा है। तो ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि जाने और आने में कितना टाइम लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 मिनट से पहले ही आ गया, या 40 मिनट में आया ही ना, तो चेक करना पड़ेगा, तब आगे बात करेंगे। तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, जाने का टाइम लगा होगा 2.5 डिवाइडेड बाई रफ्तार 5 है, कितना हो जाएगा 1/2 आवर्स, मतलब 30 मिनट। 30 मिनट इसको मार्केट पहुंचने में लगा, वापस आने में कितना लगा होगा, तो रिटर्न होने में लगा होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया है 7.5, 1/3 मतलब कितना 20 मिनट्स ना। तो आने जाने में तो 50 मिनट्स लगता है, लेकिन हमें कितना में पूछा है 40 में, इसका मतलब कि वो रास्ते में ही होगा, तो 30 मिनट तो चला होगा मार्केट तक जाने में, आने में 20 लग रहा है, इसका मतलब 10 ही मिनट चलना है, तो 10 मिनट का मतलब बीच रास्ते में होगा। तो जाना और फिर वापस आधी दूरी तक आना, तो कितना दूरी तय करेगा, एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो 2.5 प्लस इसका हाफ 2.5/2 और डिवाइडेड बाई कितना टाइम 40 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे ताकि आवर्स में बदल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवलिंग विद a velocity of 80 km per hour slowed down to 44 km/h in 15 सेकेंड, द रिटार्डेशन, तो a इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, फाइनल माइनस, ये सेकेंड में है, इसको आवर में बदल लीजिए, अच्छा मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, ये बात का ध्यान रखना होगा ना, और इसको देखना होगा यूनिट आंसर क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड में दिया है तो आप कुल मीटर पर सेकेंड में करिए, टाइम बचेगा ना, ऐसा ना हो कि इसको आवर में कर लिया, किलोमीटर पर आवर में निकाला, फिर इसके बाद चेंज कर रहे हैं ना, तो ऐसे अकॉर्डिंग करेंगे। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स returns to the ground in time t, which graph represent the correct variation of velocity against time। तो मोशन डेरिवेटिव के लिए v इक्वल टू u माइनस जी टी, ये बनाते हैं। स्लोप v और t का बनाना है, v इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू, स्लोप नेगेटिव, u से शुरू होगा, स्लोप नेगेटिव, ये जाने तक का है t/2 तक, फिर आया, फिर इसके बाद ग्राउंड पर रुक गया, तो जाना प्लस आना। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves in a straight line with a constant acceleration, it changes its velocity from while passing through, ये डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इसमें एक्सेलेरेशन नहीं दिया है, तो दो तरीका है, या तो आप एक्सेलेरेशन निकालिए, अच्छा
10 टू, हाँ एक्सेलेट कर रहा है तो एक्सेलेरेशन निकालिए, फिर इसके बाद फिर इक्वेशन लगाइए तब लाइए। या फिर अगर आपके पास एक्सेलरेशन ना हो, डिस्टेंस हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करिए, डायरेक्ट लिखिए v प्लस यू s इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, s इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये डायरेक्ट जब हम लोग डेराइव करते हैं ना ग्राफ से, तो ये एक्सप्रेशन आता रहता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको याद रखे रहना, अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसी से आएगा। s इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो s कितना दिया है 135 इक्वल टू v कितना है 10, 20 कुल 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा 15। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 सेकेंड। या आप 2 बार इक्वेशन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द चूज द करेक्ट ऑप्शन। x दिया हुआ है, अब इसको हमें एक एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा ना। द पार्टिकल नेवर रिटर्न्स टू इट्स स्टेट पॉइंट, पार्टिकल करे कि वापस नहीं है। अगर इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले, तब बात करेंगे। तो 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर। अब इसकी वेलोसिटी कभी ना कभी जीरो होगी। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं, a इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, ये मिलने वाला है। तो अल्फा जो है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है, इसमें 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी टाइम बढ़ता जाए, कभी ना कभी ये नेगेटिव तो आएगा ही, ये तो तय है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि गया होगा और वापस आया होगा, तो रिटर्न तो होगा ही ना। तो ऑप्शन ए सही मानेंगे। क्या बोला है हमसे, इनकरेक्ट, द पार्टिकल नेवर रिटर्न्स टू इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये गड़बड़ है, वापस आएगा, तो ये सही हो गया, गलत है बट सही है। द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर टाइम, तो कब रेस्ट में होगा, जीरो रख लेते हैं यहां पर। जब जीरो रखेंगे वेलोसिटी को, तो 2 अल्फा टी बराबर 3 बीटा टी स्क्वायर। ओके, एक टी से टी कट जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा, एक टी तो जीरो होगा ही ना, मतलब इस पर रेस्ट में आएगा, ये सही है, इसलिए इसका आंसर गलत माना जाएगा इसको। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, टाइम रखेंगे जीरो तो जीरो, ठीक है, ये भी सही है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, इनिशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल का जीरो नहीं, टाइम जीरो रखेंगे तो 2 अल्फा मिलेगा। इसका मतलब डी भी सही है, इसका आंसर 2 ए और डी। ओके, नेक्स्ट, a body starts from rest with uniform acceleration a, the acceleration of the body as a function of a equal to pt दिया हुआ है, where p is a constant, then the displacement of particle in time interval। तो a दिया है, pt है, तो क्या किया जाए, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो एक बार इसको इंटीग्रेट करिए तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा pt स्क्वायर बाई 2। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया है, द रेस्ट दिया है ना, तो इनिशियल जीरो है तो जीरो जोड़ लेते हैं। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट किया जाए तो सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो पी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 2 6 हो जाएगा। इनिशियल की बात ही नहीं करें तो पी टी पावर 3 डिवाइड बाई 6, पी टी 1, टी की वैल्यू बोल रहा है कि t1 रखना है, तो रख लीजिए, आंसर मिलेगा डी मिलेगा 1/6 पी टी 1 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 20, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, इनिशियल निकालिए, फाइनल निकालिए, दोनों घटा लीजिए, इतना ही डिस्टेंस होगा। इनिशियल फाइनल टी इक्वल टू 0 रखिए, टी इक्वल टू कितने पर पूछा है, कमिंग टू रेस्ट, तो वेलोसिटी निकाल के 0 करना होगा ना, तब पता चलेगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये 0, ये 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 0 रखिए, t इक्वल टू 2 रखिए, दोनों का डिफरेंस करिए, आंसर कितना आएगा 16। नेक्स्ट, x इक्वल टू 2 प्लस टी माइनस 3t स्क्वायर, द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। चलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल टाइम रखिए, फाइनल टाइम रखिए, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हम डिस्टेंस के लिए ध्यान देना होगा ना, अब तब ज्यादा ध्यान देना होता है जब बीच में माइनस आ जाए, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं।
अगर ये प्लस होता ना तो आप डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बीच में माइनस आ गया ना तब हमें चेक करना पड़ेगा कि सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये t के साथ माइनस है, इस t के साथ प्लस है। अच्छा ये माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब चलेगा। बट अगर इसमें से हुआ तो करेंगे क्या, डिस्टेंस के लिए तो आप रख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए तुरंत वेलोसिटी निकालना होगा। या तो आप चेक करिए कब वेलोसिटी जीरो है, इंटीग्रेट करिए वहां से लेकर के वहां जहां जीरो हो रहा था और फिर वहां से लेकर के जितने टाइम तक पूछ रहा होगा। बट उससे आसान होता है कि ग्राफ बना लीजिए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो v बराबर क्या आएगा 2 0 t का 1 माइनस 60। ये ग्राफ बन गया, ये वेलोसिटी का। कब जीरो होगा वेलोसिटी, v इक्वल टू जीरो करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगा 1/6। 1/6 पर वेलोसिटी जीरो हो रहा है। हमसे 0 से 1 ग्राफ बना लेते हैं। इसका स्लोप नेगेटिव है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। 1 से स्टार्ट हुआ, स्लोप नेगेटिव, ऐसे ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये जो टाइम जहां जीरो हो रहा है वेलोसिटी, ये टाइम है 1/6। हमसे कहां तक पूछा है, 1 तक पूछा है। 1 पर देख लेते हैं कितना वेलोसिटी आएगा, तो 1 माइनस 5 6 माइनस 5, तो ये वैल्यू है -5। अब करेंगे क्या, यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। ऊपर वाले को प्लस मानेंगे, नीचे वाले को माइनस मानेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या इसका क्या लिखेंगे, एरिया लिखना है तो 1/2 इंटू बेस 1/6 इंटू हाइट 1। ओके, कितना आ गया ये 1/12, ये आ गया इसका एरिया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको माइनस कर दीजिए, डिस्टेंस लिखना है तो प्लस कर दीजिए। इसका लिखेंगे तो 1/2, ये दूरी कितना 1 माइनस 1/6, यानी 1 माइनस 1/6 ये वाला दूरी, तो 6 माइनस 5/6। ओके, इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट है 5, जोड़ना है मुझे। अब यही अगर माइनस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये भी एलसीएम 12 हो जाएगा। 1 प्लस 25 5 5 25 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया 26 डिवाइडेड बाई 12, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 दुना के 24 पॉइंट ले लिया, 4 0 12 3 ना, अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 2.5 के करीब में है। 3 आ रहा है, आगे फिर करेंगे तो 4 बचेगा, ऐसे 3 3 चलेगा, अप्रॉक्स 2.5 ना, तो ये इसी को लगा देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो एक एक को चेक करेंगे। मैं तो बोलूंगा कि उसको चेक किया जाए जिसमें t का पावर 2 होगा तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो सकता है ना। इसमें पावर 1 है तो गायब हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो यूनिफॉर्मली मोशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसमें करेंगे तो x के पावर 2 आएगा, इसको नहीं चेक करते हैं, चेक इसको करते हैं ना, स्क्वायर कर लेते हैं तो t स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a बाई बी। अब इसी को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आएगा, पहली बार में t हो जाएगा, दूसरी बार में कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सा आंसर C हो गया। ओके, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अ पार्टिकल मूव्स along a straight line, its position है ना, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी निकालिए, कब जीरो हो रहा है, टाइम निकालिए, उस पर एक्सेलरेशन बताना है। पहली बार डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी 32 माइनस 24 dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये खत्म, ये हो जाएगा कितना 48, मतलब ये कट गया, -12t हो जाएगा ना, ये कटा हुआ। तो अभी ये पूछ रहा है टाइम, यहां जब जीरो होगा तो टाइम यहां से निकालिए, इसमें पुट करिए, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है। हाँ, इसको देख लीजिए थोड़ा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 कैसे करेंगे, तो या तो यहां से x लिख लीजिए पूरा पावर लिख करके, है ना, या जब भी ऐसा है ना और एक्सेलरेशन x का पूछ रहा है तो t का पावर 1 कर लीजिए, या यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए 2x dx बाई dt। इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो
2t मिलेगा। ये वेलोसिटी हो गया। 2 से 2 काट देता हूं मैं, x इंटू वी बराबर t। अब तीनों तीनों हो गया, t को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि t हमें चाहिए नहीं। t यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से इसको इधर भेज लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में ना, तो क्या मिलेगा एक्स वी इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, x का, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा v dv बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसमें रखिए और आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट ये ग्राफ दिया हुआ है, इसी को देख करके हमें इसके बारे में बात करना है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। क्या पूरे में वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, स्लोप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का क्या देखते हैं, स्लोप देखते हैं। स्लोप देखेंगे तो हर जगह अलग अलग है, इसलिए गलत हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो एक्सेलरेशन ना, तो इसका ग्राफ बनाएंगे, बट यहां देखिए ना डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया होगा। वेलोसिटी जीरो हो गया होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया होगा, तो यहां तो अलग हो गया, बट नहीं बोल सकते ना। द पार्टिकल स्टार्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज एक्सेलरेटेड। constant velocity, particle starts with a constant velocity and is accelerated. The motion is retarded and finally the particle stops. हाँ, डिस्प्लेसमेंट 30 हो गया है, मतलब रुका हुआ है ना, 30 है, टाइम चल रहा है तो रुका हुआ है, ये डी सही होना चाहिए। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनाना है ना मुझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और किसका बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। तो देखते हैं, ये स्लोप पॉजिटिव है, यानी पैराबोलिक होना चाहिए एक्सटी का। ये बताया भी हूं मैं, क्लास में बताया हूं वैसे। ये पैराबोलिक होगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो कर स्लोप के साथ चलेगा। तो देखिए कौन सा वाला है पैराबोलिक। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो स्लोप के साथ तो पोजीशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है, और अगर स्लोप के साथ मतलब जीरो स्लोप के साथ हो तो पोजीशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद सम इंक्लिनेशन होता है। ओके, तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो अगर दो ही है मेरे पास, एक ये है और एक ये, अगर इसका बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा टेंजेंट, इसका बनाते हैं तो कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा। बट आगे क्या कह दे रहा है, ये भी कांस्टेंट कर दिया तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर ऐसा है तो ग्राफ में बोला कि ऐसा बनेगा, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, डी। ओके, आप एक्सप्रेशन बना करके भी कर सकते हैं। v और x का ग्राफ दिया है और मुझे a और x का ग्राफ बनाना है, तो ठीक है, ये इक्वेशन देख करके नेगेटिव स्लोप लग रहा है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही है। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx। एक्सेलरेशन निकालता हूं मैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की जगह माइनस एक्स, dv बाई dx करें तो -1 आ जाएगा, -1, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, यानी पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन। तो देख लेते हैं कौन सा पॉजिटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ये ऑप्शन। द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज फाउंड दैट। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये लिखवाया भी हूं। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब निकलेगा, अगर वीटी ग्राफ दिया रहेगा तो उसका एरिया निकालते हैं, सॉरी स्लोप निकालते हैं, एक्सेलरेशन के लिए तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गलत, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन द then the velocity of the body increases with time, decreases with time। तो वेलोसिटी तो ठीक है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा 2t प्लस 2, यही होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये भी यही देख लेते हैं, 2 आ गया। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो इट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, यहां से भी देख सकते हैं, इंक्रीजेज विद टाइम। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड,
with a velocity of 20 meter per second from the top of tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height of tower is downward फेंका गया, इनिशियल है ये, फाइनल है, h मान लेंगे, इधर की तरफ फेंका गया 20 से, यहाँ पर आया 80 हो गया, मान लेते हैं h है, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, इक्वेशन लगा लेंगे, इसका आंसर 300 मीटर है। एक्सेलेरेशन रीजन क्वेश्चन है ना, तो कह रहा है कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, करके देखते हैं, डॉट करते हैं तो a डॉट ए स्क्वायर हो गया, माइनस a डॉट बी प्लस a डॉट बी खत्म हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं बोल सकते ना सही, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव है, ये बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो पहला वाला तो गलत हो गया। बट ये कह रहा है कि दिस इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा जब a बड़ा हो जाएगा, हाँ ये सही है, तो ये गलत, ये सही, पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, कौन सा सही? सी सही होगा आंसर। a क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा डॉट कर रहे हैं तो कॉस 180 होगा, क्योंकि ए बी इधर, ये इधर, तो ये तो ठीक है, सही है, ये करेक्ट है। a क्रॉस बी एंड b क्रॉस आर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये भी सही है, प्रोवाइडेड a एंड b आर नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट कह रहा है कि ये क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो केवल और केवल क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए होगा ना इसका आंसर। Acceleration of a moving particle can change the direction without any change in direction of velocity। तो कह रहा है कि can change its direction, किसी पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है बिना वेलोसिटी को चेंज किए, पॉसिबल ही नहीं, बिना वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज किए तो पॉसिबल नहीं, तो ये तो गलत हो गया। If the direction of the change in velocity vector changes direction, कह रहा है कि अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर के का चेंज जो है, मतलब वो एक्सेलेरेशन की बात करें, चेंज करेगा तो एक्सेलेरेशन चेंज होगा, ये तो सही है, पहला गलत दूसरा सही, इसका भी आंसर सी। एन ऑब्जेक्ट में हैविंग वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, गलत, अरे स्पीड चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलेरेशन में नॉट बी जीरो एट, सही है, टॉप पर मोशन अंडर ग्रेविटी वेलोसिटी तो जीरो होता है बट एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता है ना, हर वो रिटार्डेशन वाला मोशन जो जा करके वापस आ रहा होगा। ओके, कह रहा है कि इफ एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज एज ए, तो ये तो सही है, ये होता है तो टी तो दो जुड़ ही जाता है, इंटीग्रेट करेंगे तो एक करेंगे तो एक बार जुड़ेगा, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो दो जुड़ेगा। इफ एटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन एसटी ग्राफ में भी पैराबोला, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन है तो दो स्ट्रेट लाइन दो ही हो सकता है, या तो ऐसे हो एटी, बोला कि एटी अगर ऐसा रहेगा तो वीटी ऐसा होगा, और एसटी कुछ पैराबोलिक टाइप का होगा। अगर दूसरा ये भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसा हो जाएगा और ये क्यूबिक वाला हो जाएगा, तो इसीलिए मैं भी बोला है, तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि दो पावर बढ़ रहा है तो ये बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर डी वाला होगा। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज, तो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर, इसका मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम है वो एक यूनिट वेक्टर है और ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये 2 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। अब चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, सम बोल रहे हैं तो एक वेक्टर दो वेक्टर दोनों का तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर ए जो अभी भी पहले किए थे, वेक्टर बी ये रिजल्टेंट, इनके बीच का 120, हमें पता चल गया कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, तो सम कर रहे हैं तो अब बराबर है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 2a sin θ/2। ओके, 2a sin θ/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, sin थीटा मतलब √3/2 √3 आएगा।
इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग, तो कंपोनेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी, जिस पर लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड, ये करते हैं ए ऑन बी जिस पर लिया, इस पर मैग्नीट्यूड लिया इसी के अलॉन्ग, तो डॉट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 2 + 3 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2, 5/√2 हो गया आंसर। इनको जोड़ना है, बहुत आसान सा है, डायरेक्शन देखिए जोड़ते जाइए आंसर मिलेगा इसी के अकॉर्डिंग। b + e = f, देखते हैं b + e, तो b + e यही हो गया, f किधर की तरफ b प्लस ऐसे आएगा, f नहीं हो रहा है, b + c, b है c किधर की तरफ है इधर की तरफ, b + c बराबर ऐसे आएगा f, तो ये भी नहीं सही है, f इधर की तरफ है, d + c, d ऊपर की तरफ प्लस c इधर की तरफ, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ, ये भी नहीं आएगा, d + e, d ऊपर की तरफ e इधर की तरफ, ओहो e इधर की तरफ, अरे हेड टेल करेंगे ना, तो रिजल्टेंट ये, हाँ इसके जैसा लग रहा है, ये होगा आंसर। द एंगल विच द वेक्टर a मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस cos थीटा इक्वल टू, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 3 √9 + 36 + 4 49 7 आ जाएगा, cos इनवर्स 3/7 6/7 2/7, डायरेक्शन कोसाइन आप ऐसे ही बता देंगे, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a - b इफ an, फिर से उसी तरीके से a - b निकालिए, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिए, x डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड y डिवाइडेड बाई cos इनवर्स के साथ ना, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट बोल दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब होता है cos अल्फा, पूरा डायरेक्शन कोसाइन होता है, और एंगल बोलता तो अल्फा लिखते तो cos इनवर्स लिखना हो, तो अब डायरेक्ट cos अल्फा को ही डायरेक्ट कोसाइन बोल रहे हैं, तो घटा करके कर लेंगे। अ बर्ड मूव्स फ्रॉम पॉइंट, यहां से यहां मूव कर रहा है, द स्पीड ऑफ बर्ड इज 10 मीटर/सेकंड, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड इज, तो कह रहा है कि यहां से यहां उड़ रहा है, तो यानी इसी डायरेक्शन में उड़ रहा है, तो ये डायरेक्शन निकाल लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ उड़ रहा है, ओके, मूव्स फ्रॉम पॉइंट, तो द स्पीड ऑफ, तो क्या करें, ये वेक्टर मिलेगा मुझे, फाइनल माइनस नहीं से वेक्टर मिल गया, अब इसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और 10 से गुणा कर लेंगे, क्या करें 5 - 2 क्या मिलेगा 3i कैप, 3 तो प्लस हो जाएगा 4j कैप, 3 - 3 0 हो जाएगा, इसी को यूनिट बनाना है तो 3 4 5 का मैग्नीट्यूड 3 4 का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा, और 10 से गुणा कर लेते हैं, हो गया आंसर 2 6 8 ओके। v² वर्सेस ये v² और s का ग्राफ दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना, v² और s का, तो इक्वेशन ले लेता हूं, v² = u² + 2as, यही होगा कुछ है ना, स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाया है। द गिवन ग्राफ शो अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये तभी बनता है जब एक्सेलरेशन क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, बाकी आगे चेक करने की जरूरत, अच्छा क्या हमसे पूछा गलत पूछा है ना, ओके चेक करना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये सही है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, नहीं u² से शुरू हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये भी सही है, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, हाँ ये गलत है, 0 नहीं है, इसलिए ये सही है, तो इसका आंसर क्या होगा 42 का ऑप्शन बी, जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड v, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, चाहे तो आप इक्वेशन भी लगा सकते हैं, h साइड से फेंक रहा है, स्पीड u से फेंक रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, साइन कन्वेंशन यूज कर लीजिएगा, रेफरेंस लेवल इसी को मान लीजिए, ऊपर की तरफ प्लस नीचे वाला माइनस, तो -h बराबर s = u की जगह v × t -12 g t², इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं बताया भी हूं, क्लास में लिखवाया भी हूं। डिस्प्लेसमेंट दिया है, कह रहा है कि पार्टिकल 4 सेकंड में, फिर से देखिए इसका अगर ओपन करेंगे तो x = मिलेगा t² - 4t + 4, ये मिलेगा, फिर से माइनस आ गया ना, तो आप क्या करें कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाइए, एरिया निकालिए, वेलोसिटी =
2t माइनस 4, इसका ग्राफ बनाते हैं, स्लोप पॉजिटिव है, -4 से शुरू होगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये t इक्वल टू 2 पर 0 हो रहा है, रख करके देखिए t इक्वल टू 4 तक पूछा है, इसका एरिया निकाले, आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछेगा तभी ऐसा करना है, डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो इनिशियल और फाइनल रखिए, आंसर मिलेगा। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, और ऐसे वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैसे वेरी करेगा, तो ठीक है, v इक्वल टू a√x है, स्क्वायर कर लेता हूं मैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x, डिफरेंशिएट कर देता हूं, कभी भी ऐसा है ना तो आप तुरंत v स्क्वायर कर लेना। a इक्वल टू dv/dx करेंगे, उससे भी आ जाएगा v dv/dx, बट ऐसे करेंगे तो आसानी से आएगा। अब डिफरेंशिएट कर लेता हूं मैं, 2v, देखो यहां से आ गया ना v dv/dx बराबर, यहां से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये बन गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो लगा ही सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, तो फिर s किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, t स्क्वायर के हो गया, ये कर लेंगे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, अब इसको डिफरेंशिएट करके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करके आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन चाहिए, एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। ओके, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, रिमेनिंग हाफ द डिस्टेंस 2v एवरेज। अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो हम यूज करते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, अगर डिस्टेंस बराबर है तो, टाइम बराबर होता है तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये यूज करेंगे, रख लेंगे, आंसर मिलेगा। पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, v2 सेम, डिस्टेंस बराबर है, फिर से आप वही लगाएंगे, तो साफ तो वैसा नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये वही है, 2/v इक्वल टू 1/v1, तो सॉल्व करें तो वही मिलने वाला है ना। A small block slide down an inclined plane ना, starting from rest at t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in interval t equal to n-1 to t equal to, and then the ratio of Sn ठीक है। यहां पर स्लाइड डाउन क्या बोल रहा है कि Sn be the distance traveled by the block in interval t equal to n-1 to t equal to n, then the ratio of Sn divided by Sn plus 1। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a, अगर g इधर की तरफ था तो इधर आने के लिए तो g sin थीटा होगा, अगर थीटा मान कर चले मैं a मान लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पूछा है ना। तो हमसे कहां से कहां तक बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इतना से इतना को Sn बोल रहा है, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, इनिशियल 0 हो जाएगा, तो मैं क्या कर लेता हूं कि t टाइम में n टाइम में निकाल लेता हूं, n-1 टाइम में निकाल लेता हूं, तो s इक्वल टू अगर n टाइम में निकाला जाएगा तो हाफ a n स्क्वायर, अब मैं Sn निकालने जा रहा हूं, माइनस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ऐसा। अब क्या लिखना है, Sn-1 लिखना है सिमिलरली, तो n है तो यहां पर n है, यहां n-1 है, अगर s-1 हो जाएगा तो 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर और माइनस हाफ a n-2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, एक कट जाएगा हर जगह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, a person is standing on the floor of the elevator drops a coin, the coin reaches the floor in time t1। करे कि एक एलिवेटर में एक कॉइन को ड्रॉप कर रहा है, अगर वो रुका हुआ था तो उसका टाइम लग रहा है t1, और यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से चल रहा है तो लग रहा है कि t2। तो अगर वेलोसिटी है, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले टाइम था वही अब भी टाइम होगा और टाइम बराबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी।